आप सभी का अप्लाइड फॉरेंसिक रिसर्च साइंसेस AFRS के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं शालिनी मिश्रा AFRS की वॉलंटियर आप सभी के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के ऊपर एक PPT लेकर आई हूँ। मैंने इसमें जो टॉपिक कवर किए हैं वो हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न क्या है, हिस्ट्री क्या रही है इसकी, ज़रूरत क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, सेलिएंट फीचर्स, प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं, शेड्यूल्स क्या है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, और एक केस स्टडी ली हुई है। अब हम ये देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता क्या है। ये एक्ट जो है ये प्रोटेक्शन देता है कंट्री के वाइल्ड एनिमल, बर्ड्स एंड प्लांट स्पीशीज़ को, जिससे क्या होता है कि इन्वायरमेंट की और इकोलॉजी की सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। ये लॉ जो है एनिमल हंटिंग को भी रोकता है। इस एक्ट में लास्ट अमेंडमेंट जो आई थी वो 2006 में आई थी एंड इस अमेंडमेंट बिल को 2013 में राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसे 2015 में विड्रॉ कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न वाइल्ड लाइफ एक्ट के लिए इसके अंदर हम दो आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A। आर्टिकल 48 में वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन की बात कही गई है। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया। आर्टिकल 51A में कहा कि इंडिया के पीपल के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं। उन ड्यूटीज़ में से एक है नेचुरल इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ को इंक्लूड किया गया है और कहा गया है लिविंग क्रिएचर्स की प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा जाए। अब हम अगर हिस्ट्री देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो सबसे पहला लॉ जो लाए थे वो थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 1887 में, जिसका उन्होंने नाम दिया वाइल्ड बर्ड्स प्रोटेक्शन एक्ट 1887। इस लॉ में कहा गया कि कुछ स्पेसिफाई तरह की वाइल्ड बर्ड्स हैं जिनको उनके ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे पकड़ना, मारना या बेचना गैर कानूनी है। जो भी इस लॉ को तोड़ेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। सेकेंड लॉ जो है वो लाया गया 1912 में, जिसका नाम था वाइल्ड बर्ड्स एंड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, जो अमेंड और पास हुआ 1935 में। जब तक ब्रिटिश राज रहा तब तक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को इतनी प्रायोरिटी या उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। 1960 में इशू उठाया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड, और ये भी कहा गया कि कुछ तरह की स्पीशीज़ हैं जो एक्सटेंट हो रही हैं, उनको भी बचाया जाए। अगर हम ज़रूरत देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वाइल्ड लाइफ जो है फॉरेस्ट का, जंगल का पार्ट है। तो पार्लियामेंट ने 1972 में एक लॉ पास किया जिसमें बहुत बड़ी एक लिस्ट थी। अब नेशन वाइड में ये लॉ पास करने की ज़रूरत क्या थी? तो ज़रूरत ये थी कि इन्वायरमेंट जो है बहुत तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहा था और वाइल्ड लाइफ जो है वो हार्म हो रहा था। तो इसमें कुछ पॉइंट्स देखे गए। पहला पॉइंट ये था कि एक टाइम पे इंडिया के पास वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना थे, पर देखा गया बहुत सारी स्पीशीज़ जो है बहुत जल्दी नंबर में कम हो रही थी। उस टाइम पे एक नेचुरलिस्ट थे एडवर्ड फिशर जी, उन्होंने कहा कि जब 20th सेंचुरी आ रहा था उस टाइम पे इंडिया के पास 40,000 टाइगर्स थे, लेकिन जब 1972 की सेंसस की रिपोर्ट आई उसमें देखा गया कि वो नंबर कम होके हो गया 1827, यानी अब इंडिया के पास 1827 टाइगर्स ही बचे थे। सेकेंड पॉइंट देखा गया कि फ्लोरा एंड फौना के नंबर में बहुत तेज़ी से डिक्रीज़ हो रहे थे, बहुत तेज़ी से वो कम होते जा रहे थे, जिसके कारण क्या हो रहा था, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा था, जिससे कई सारे एक्सपेक्ट में क्लाइमेट और इकोसिस्टम अफेक्ट हो रहा था। थर्ड पॉइंट में कहा गया कि जब ब्रिटिश एरा चल रहा था उस टाइम पे जो रीसेंट एक्ट पास हुआ था वो है बर्ड एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट 1935। अब इस लॉ को अपग्रेड होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो कोई स्वीटेबल पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा था पोचर्स को या वो ट्रेडर्स जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स बेच के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे थे। फोर्थ पॉइंट ये था कि उस टाइम पे सिर्फ इंडिया के पास 5 नेशनल पार्क्स थे जो सफिशिएंट नहीं थे किसी भी एक्सटिंक्ट होने वाली स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कुछ सेलिएंट फीचर्स देखें, तो पहला ये था कि इस एक्ट ने
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी स्टैब्लिश की। दूसरा पॉइंट ये था कि इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जैसी बॉडी बनाई जो सुपरवाइज कर रहा था इनके कोऑर्डिनेटिंग पार्ट को, कि कहीं एक दूसरे की वजह से एक दूसरे को डैमेज कॉज तो नहीं कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट में ये यहाँ पे ध्यान दिया गया टाइगर कंजर्वेशन इंडिया के अंदर। फिफ्थ पॉइंट में अथॉरिटी द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में, जहाँ पे टाइगर को इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर रखा गया। अब यहाँ पे जो इंडिया थी उन्होंने पार्टी बनाई कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसको शॉर्ट में साइट्स कहा गया, CITES। ये साइट्स जो है ये ध्यान दे रही थी इंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने में, जिसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा गया, जिसे बाद में एडॉप्ट किया गया IUCN मेंबर्स द्वारा। अब हम देखें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, जिनमें पहला है सेंचुरी। सेंचुरी जो है एक नेचुरल एरिया है जहाँ पे इंजर्ड और एब्यूज्ड वाइल्ड लाइफ एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के। यहाँ पे देखा जाता है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है पोचिंग, हंटिंग एंड प्रेडेशन से, और ये भी देखा जाता है कि इनका कोई कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इनमें कुछ भी चेंजेस आएंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा आएंगे। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि लकड़ी काटना या कोई प्राइवेट ऑनरशिप तब तक अलाउ है जब तक ये किसी भी वाइल्ड एनिमल्स को हार्म नहीं पहुँचाते। यहाँ पे बायोलॉजिस्ट या रिसर्चर्स स्टडी कर सकते हैं इन एरिया के अंदर, जहाँ पे सेंचुरीज को अब नेशनल पार्क स्टेटस में अपडेट कर दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी है रन ऑफ कच्छ गुजरात में, वेदाथंगल बर्ड सेंचुरी है तमिलनाडु में, दंदिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कर्नाटक में। अब यहाँ पे दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया है नेशनल पार्क, जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ एरिया सेट कर दिया गया है जो कंजर्व कर रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी को। स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कुछ बाउंड्रीज, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी बिल्कुल अलाउड नहीं है, जैसे कि वो वाइल्ड एनिमल को मार नहीं सकते या पकड़ नहीं सकते। यहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ को किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते या उन्हें बेच नहीं सकते। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि बांदीपुर नेशनल पार्क सिचुएटेड है कर्नाटक में, हेमिस नेशनल पार्क सिचुएटेड है जम्मू कश्मीर में, काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड है आसाम में। अब हम कुछ और प्रोटेक्टेड एरियाज देखें, जिसमें से एक है कंजर्वेशन रिजर्व, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि लोकल कम्युनिटी से कंसल्ट करके हम सेंचुरीज एंड पार्क को कंजर्वेशन रिजर्व की तरह रख सकते हैं। दूसरा है कम्युनिटी रिजर्व, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोकल कम्युनिटी से कंसल्ट करके जो कम्युनिटी लैंड है या प्राइवेट लैंड है उनको कम्युनिटी रिजर्व की तरह रख सकते हैं, जहाँ पे वो इंडिविजुअली वॉलेंटियर या कंजर्व कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को। तीसरा है टाइगर रिजर्व, ये वो रिजर्व्ड एरियाज हैं जहाँ पे टाइगर को प्रोटेक्ट और कंजर्व करके रखा जाता था इंडिया में। इसे डिक्लेयर या रिकमेंड किया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। अब जब वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आया तो वहाँ पे कहा गया कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क के अंदर जो फॉरेस्ट आते हैं उनका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कुछ शेड्यूल बनाए गए, टोटल 6 शेड्यूल हैं, जिसमें पहला शेड्यूल ये है कि इंडिया के अंदर जो इंडेंजर स्पीशीज़ आती हैं उनकी हंटिंग मना है, एक्सेप्ट जब तक उन एनिमल से किसी ह्यूमन लाइफ को नुकसान ना हो। एग्जाम्पल टाइगर, ब्लैक बक, हिमालयन ब्राउन बियर, ब्लू व्हेल एट्सेट्रा। शेड्यूल 2 में कहा गया एनिमल को उनको कैटेगरीज वाइज लिस्ट किया गया कि जिन एनिमल को हाई प्रोटेक्शन की ज़रूरत है उनकी एक लिस्ट बनाई गई, जिन एनिमल्स की ट्रेडिंग मना है उनकी एक लिस्ट बनाई गई, या जिन एनिमल की हंटिंग इस वजह से हो रही थी कि उनके वजह से किसी ह्यूमन लाइफ को नुकसान है तो उन एनिमल्स की एक लिस्ट बनाई गई। एग्जाम्पल है हनुमान लंगूर, इंडियन फॉक्स, फ्लाइंग स्क्विरल एट्सेट्रा। शेड्यूल 3 एंड 4 में
उन एनिमल की लिस्ट बनाई गई जो नॉन इंडेंजर्ड है या प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर पेनल्टीज कम है। एग्जाम्पल हाइना, हिमालयन रेड, फ्लाइंग फॉक्स एट्सेट्रा। शेड्यूल 5 में उन एनिमल को शेड्यूल किया गया जिनकी हंटिंग की जा सकती थी, जैसे कि एग्जाम्पल है माइस, रैट, कॉमन क्रो एट्सेट्रा। शेड्यूल 6 में उन प्लांट्स को रखा गया जिनका कल्टीवेशन मना है, एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, रेड वांडा, ब्लू वेंडा एट्सेट्रा। मैंने यहाँ पे केस स्टडी ली है। ये केस स्टडी बहुत एक फेमस पर्सनैलिटी के ऊपर है, एक्टर सलमान खान। जब उनके ऊपर ब्लैक बक हंटिंग या पोचिंग का केस लगा हुआ था तो राजस्थान हाई कोर्ट के पास 2 पिटीशन आई जोधपुर के सेशन कोर्ट से। ठीक है, इनके हेयरिंग हाई कोर्ट में हो रही थी, जो बाकी पेंडिंग पिटीशंस थे उनके साथ। अब यहाँ पे बहुत कंटेंशन इशू क्रिएट हुआ था मीडिया के अंदर 2 डिकेड से, 2 दशकों से। तो 2 अक्टूबर 1998 को बिश्नोई कम्युनिटी ने कंप्लेंट फाइल की सलमान खान और उनके को स्टार्स के खिलाफ एनिमल हंटिंग के ऊपर। बाद में 12 अक्टूबर 1998 को सलमान खान को अरेस्ट किया गया, जहाँ पे बाद में उनको बेल मिल गई थी। सलमान खान को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत गिल्टी पाया गया 2006 में, जहां पे उनको 5 साल जेल की सज़ा और 25,000 का जुर्माना लगा, जहां पे उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। फिर राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी सज़ा को सस्पेंड किया और ऑर्डर दिया उन्हें कि वो बिना परमिशन कहीं भी अब्रॉड ट्रैवल नहीं कर सकते। 21 मार्च 2022 राजस्थान हाई कोर्ट ने परमिशन दी कि जो 2 पिटीशन है उसको जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के सेशन कोर्ट से ट्रांसफ़र किया जाए और तीनों पिटीशंस को एक ही जगह